नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और मैं आज आपके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट लेके आया हूं जिसके साथ हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। 124 विधानसभा का चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं शहर विधानसभा को लेके बरेली में, और उनके पास क्या मुद्दे हैं और वो किन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जो सुधार लाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मयंक शुक्ला, जिन्हें मोंटी के नाम से भी जानता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लगे हुए हैं अपनी राजनीति में, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए बीच में आपने टाइम निकाला। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आप राजनीति में क्यों आए, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी आपको? जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि बहुत एग्रेसिवली बरेली के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। तो राजनीति में आने का जो मेन मेरा मकसद था, क्योंकि 2004-05 से राजनीति में एक्टिव हूँ मैं, मेरा मकसद ये था कि शहर के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। लंबे समय से राजनीति में रहा हूँ मैं, अपने स्तर से जो कर सकता हूँ हमेशा कोशिश करी अच्छा काम करने की। मगर मुझे लगता है कि जब तक आप जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं या आप सिस्टम के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये तय करा कि चुनाव लड़के कहीं संवैधानिक पद पे आके मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं इस बरेली की जो मूल समस्याएं हैं उन सब पे काम करूंगा, उन्हें ठीक करने का काम करूंगा। सिर्फ समस्याओं पे चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हूँ। उसके साथ साथ मैं अक्सर सुझाव भी देता हूँ कि क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं। जब मेरे परिस्थितियाँ मेरे अनुरूप होंगी तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा बरेली की। जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, बेसिकली होता क्या है सर, 10 से 15% जनता इतनी अपर क्लास की है, उससे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, और 15-20% बिल्कुल लोअर की है, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मेनली जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है 60 to 70% जनता को, जो बिल्कुल जिसे हम आम आदमी कहते हैं। जो अगर 1 रुपये पेट्रोल का भाव भी बढ़ता है तो उससे फ़र्क पड़ता है, अगर 10 रुपये दाल के बढ़ेंगे, किसी के भी बढ़ता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप उनके बाद लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास मुख्य एजेंडा क्या क्या है? मेरा मानना है कि आपने जो कैटेगराइज किया वो बहुत अच्छी बात करी आपने, मगर सच्चाई है कि मेरे जो मुद्दे हैं उस पर 100% लोगों को फर्क पड़ेगा। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को, क्योंकि मेरा मुद्दा ये है कि रोडें बेहतर हो जाए। रोड पे गरीब भी चल रहा है, अमीर भी चल रहा है। रोडें ऐसी हो जाए जिसपे स्मूथली वाहन चल पाए, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो मर्सिडीज कार। इसमें तो नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि मैंने पूरे इंडिया में पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का तैयार कर दिया है, आपको कहीं भी जाना हो आपको सब जगह हाईवे उपलब्ध है। अगर आप बरेली की बात करेंगे तो बरेली से नैनीताल रोड श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया। ठीक। बरेली से बदायूं रोड को 4 लेन करने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। पीलीभीत रोड को चौड़ीकरण करने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ आ रहे थे इसलिए उसको 4 लेन करने की बात नहीं हुई, उसे चौड़ा करके बनाने की बात भी श्री अखिलेश यादव जी ने करी। और जो लखनऊ वाली रोड है, शाहजहांपुर वाली, वो कांग्रेस की सरकार में हुई। तो भाजपा का काम यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा नितिन गडकरी जी का। दूसरी बात यह है, रोडें अगर अच्छी होंगी तो अच्छा रहेगा सभी लोगों के लिए। इसके अलावा बरेली का AQI इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, यहाँ की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो रही है हवा की। उसके लिए बरेली में वन क्षेत्र, क्योंकि वरुण कुमार जी जो बेसिकली भले आदमी है व्यक्तिगत रूप से, मगर एज अ पॉलिटिशियन, एज अ नेता, एज अ वन मंत्री, उन्होंने बरेली के लिए बहुत अच्छे काम नहीं किए। बरेली में वन क्षेत्र 0.08% है, यानी कि इसे बढ़ाएंगे नहीं हम। अगर हम कुछ जंगल नहीं डेवलप करेंगे, हम जंगलों पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पेड़ लगाने का काम नहीं करेंगे। पेड़ हमें कागजों में नहीं लगाने, क्योंकि ऐसे तो लाखों करोड़ों पेड़ हर महीने हर साल लगते हैं, मगर वो कहीं निकल के नहीं आते हैं। लेकिन मैंने अभी एक योजना देखी थी, जो कि आप अगर दिल्ली से झुमका तराई से आप अंदर आते हैं बरेली की तरफ, तो सीबीगंज रोड पे छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। वहाँ से लेके आप बिल्कुल मिनी बाईपास तक आ जाइए, वहाँ आपको कम से कम शायद 50-60 छोटे वन मिल जाएंगे। ये सब कागजों की बात है। आप मुझे ये बताइए कि बरेली में अभी कई हजार पेड़ कटे थे जब ये रोड 4 लेन हुई थी, रोड चौड़ी हुई थी डेला पीर से लेके एयरपोर्ट तक। वैसे तो ये श्यामलगंज पुल से लेके वहां तक हुई थी। 10,000 पेड़ और कटने हैं। उस पेड़ जब कटे थे तो मैंने उसमें आंदोलन किया था, धरना भी दिया था। योगी आदित्यनाथ आ रहे थे, उससे एक दिन पहले भी मैंने धरना दिया था। उसमें पेड़ कटे और उनके बदले में कहाँ लगाया गया? दूसरे जिले, नजीमाबाद में लगते हैं। दूसरे जिले में, नजीमाबाद में। हाँ जी। तो क्या मतलब है इस बात का? और जो आप जंगल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ घोटाला है, ये बड़े लेवल का घोटाला है। पेड़ आते हैं कागजों में लेबर का पैसा रिलीज होता है और कागजों में ही पेमेंट हो जाता है। तो धरातल पे बात क्या है, आपके पास बहुत सारी जमीन ऐसी है जो किसी काम नहीं आ रही है। जैसे चर्चा में आपने ही बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि जो हमारा रबड़ फैक्ट्री वाला इलाका है, अगर वो जब तक इस्तेमाल नहीं आ रहा उसको फॉरेस्ट में डेवलप करना चाहिए। जब वो आए तो
आपने 1300 एकड़ जगह कितनी? 1380 एकड़ जगह है। 1380 एकड़ उसमें हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है वहाँ से। हम लोग वहाँ पे एम्स जैसी संस्था ला सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम ला सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे हम देश का टॉप मोस्ट हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं। इतनी ज़मीन है वहाँ पे, मगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब तक नहीं हो रहा तब तक जंगल बना दे, उसे जंगल बना दे। बिल्कुल ठीक है। एम्स तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन शायद वो एम्स यहाँ से उठा के हमारे पास में 60 किलोमीटर दूर किच्छा को दे दिया गया है। दो बातें हैं, एम्स उठा के दे दिया, ये बरेली का बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका मतलब बरेली की लीडरशिप जो है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है। क्योंकि किच्छा के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, मगर वो किच्छा छोटा शहर है, छोटा कस्बा है, तो वहाँ के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज बना सकते थे। मगर बरेली, जो कि उत्तराखंड से लेके बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, आप समझिए सीतापुर तक के लोग एम्स का फायदा ले पाते, बदायूं के लोग ले पाते, मगर उनको नहीं मिला। उझानी के लोग आते। आप समझिए बरेली का नहीं, पूरे बरेली क्षेत्र का, पूरे रोहिलखंड का, पूरे ब्रज क्षेत्र का नुकसान हुआ है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर उसका जो नुकसान हुआ उसका कोई भी फायदा बरेली को नहीं मिला। एम्स के चले जाने से बरेली का बड़ा नुकसान हुआ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले सांसद नीरज मौर्य जी ने भी एक सवाल लगाया था, बरेली में एक बड़ा क्रिटिकल केयर सेंटर आया था 2020-21 में। वो आया, बरेली का प्रशासन और शासन और यहाँ के भाजपा के नेता उसके लिए 6 साल में जमीन नहीं ढूंढ पाए, तो वो वापस चला गया। तो फिर वो लखनऊ को मिला। तो बरेली में अगर क्रिटिकल केयर सेंटर खुल जाता सरकारी विभाग का, तो गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्ग आदमी बिना 1 रुपए का पर्चा बनाए वहाँ पे एडमिट हो सकता था। एडमिट होता, उसे इलाज मिलता, मुफ्त इलाज मिलता। मगर बरेली में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो चाहता नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाएं में। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल। आपके अगर आप शहर विधानसभा से आपको टिकट मिलता है तो बेसिकली आपके मेन मुद्दे क्या क्या हैं? अगर हम टिप्स पे बात करें तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? मेरा बेसिक मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बात होगी, इस पे सबसे ज़्यादा काम होगा। इसके अलावा इसके साथ साथ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेल के लिए डेवलप हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जंगल बनाने के काम हो सकता है, यहाँ पे प्रकृति कैसे ठीक हो सकती है, पर्यावरण कैसे ठीक हो सकता है। आप यहाँ जो एलीट क्लास है उसे गर्मी लगती है तो वो नैनीताल चला जाता है, उत्तराखंड चला जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो उसको भी सुविधाएं देना, जितनी भारत देश का नागरिक बराबर है सब, तो सबकी सुविधाओं को लेकर काम करना मेरे सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल, एम्स आ पाए, या कोई और बेहतर संस्था ऐसी आ सकती है, या कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज बरेली को मिले। बरेली को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलना चाहिए, क्योंकि बरेली बहुत महत्वपूर्ण जिला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले, या कोई बड़ा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन आए जिससे बरेली के लोगों की शिक्षा अच्छी हो पाए। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार को लेके बरेली में लंबे समय से कोई बड़ी योजना नहीं आई है। यहाँ पे जो बरेली में लोग बीटेक, MBA करते हैं, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए नोएडा, गुड़गांव जाते हैं, पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। मेरा मानना यह है कि किसी को अपने माता पिता से अलग कर देना एक बड़ा अपराध है, और इस बात को मैं बहुत गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर हालत में यहाँ पे एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, IT पार्क जो बन के एक पड़ा हुआ है, अभी इस पे भी मैं बोलूंगा, तो एक IT पार्क संबंधित बरेली में कम से कम 4 से 5 IT पार्क बने। बरेली ऐसा हो जाए कि रोजगार यहाँ हम लोग देने की स्थिति में। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, क्योंकि आप CA हैं तो आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इस मामले में, मगर मुझे जो लगता है कि हर वो शहर डेवलप होता है जिसमें बाहर से पैसा आना शुरू होता है। बरेली का दुर्भाग्य, यहाँ का पैसा यहीं घूमता रहता है। जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तभी शहर ग्रो करेगा। इस बरेली को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी है। हम इसे बेहतर तरीके से करेंगे। IT पार्क की बात जो थी, आप जो मुझसे पूछ रहे थे, IT पार्क आया, तैयार है, और एक बड़ा पैसा फंसा हुआ है सरकार का, वो शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीयत नहीं है। आप समझिए वो बन के तैयार है, चमकती हुई बिल्डिंग धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, वो शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम टिप्स पे लें तो कई सारे हैं, जिसमें आपने अभी एक IT पार्क की बात करी, एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ, ये भी स्टार्ट नहीं हो पाया। यूनानी के मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ जी, कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने जब उस पर मजबूती से आवाज़ उठाई तो उसके बाद मेरे पास विभाग से फ़ोन आए थे, बात हुई, मैंने उसमें बहुत प्रेशर बनाया, और मुझे जो करना था वो मैंने अपनी तरफ से किया। और खुशी की बात यह है कि 4-5 दिन पहले यूनानी हॉस्पिटल अपना वर्किंग में आ गया है। अच्छा, अभी मैं वहाँ पे दोबारा जाऊँगा, क्या अभी भी क्या दिक्कतें हैं उस पर अधिकारियों से बात करके वहाँ प्रॉपर डॉक्टर बैठे, वहाँ लोगों को इलाज मिले। बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, फीता खुट गया, इससे नहीं मतलब। हमें उस चीज़ को कैसे बेहतर तरीके से जनता के काम आए, इस पे काम करना है। एक स्टेशन पे बिल्डिंग बनी है, जो पहले टांगा स्टैंड हुआ करता था, उस पूरी बिल्डिंग में कोई पार्किंग ही नहीं है, वो भी घोटाला है। असल में एक नियत हो गई है स्मार्ट सिटी बरेली के नाम पे,
एक जो कहते हैं बजट को खपाने की एक सिस्टम शुरू हो गया है। पहले बिना प्लान के कोई चीज़ बना दो फिर तोड़ दो। आपके डीडीपुरम में मैंने सुना है कि कोई एक स्थान बना था जो फूड कोर्ट के नाम से, पहले बना, पूरा तैयार हुआ, फिर उसे पूरा तोड़ा गया, यानी बन के तैयार हुआ और टूटा। इसमें जितना पैसा लगा वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, टैक्स का पैसा था, किसी नेता के अपनी जेब का पैसा नहीं था। तो उसकी बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद फूड कोर्ट बन के तैयार हो रहा है, अभी वहाँ पे क्या नियमितता है वो भी मेरे पास लगातार आ रही है, उस पर भी बात की जाएगी। तो इसमें आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन होता है? नेता लोग होते हैं जो इसे प्रपोजल करते हैं, या वो अधिकारीगण होते हैं जो इन सब की देख रेख करते हैं? ये सिंडिकेट है। अच्छा, ये सुनियोजित लूट कह सकते हैं आप इसे। ओके। पहले प्लान करा, जैसे पहले आपने देखा हो पुरानी पिक्चर में डाकू पहले 2 लोग भेजते थे, वो रेकी करते थे गांव में कि कौन कहाँ है कैसे, उसके बाद रात को डाकू आते थे लूटते थे। ऐसे ही ये सुनियोजित लूट है। पहले प्लान करते हैं कि देखो ये टांगा स्थान की जगह खाली पड़ी है, इस पे हम ऐसा क्या बना सकते हैं, फिर वहाँ पे बनाते हैं, उसमें सारा कमीशन चलता है और उसके बाद वो बन के तैयार हो जाता है, वो धूल फांक रहा है, थोड़े दिन में फिर उसे तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। आप बरेली का स्काई वॉक देख लीजिए, एक ऐसा लगता है कोई एलियन स्पेसशिप आके हमारे पटेल चौक अयूब खां चौराहे पे रख गई है। अब वो एलियन स्पेसशिप हम लोग को देख रही है, वो 100% वो घोटाला है, वो भी टूटेगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि बिना प्लान के। आप प्लान कर रहे हो एसी कमरों में बैठ के, आप क्यों नहीं वहां आसपास के दुकानदारों से बात करते हो? आपका डीडीपुरम सीएम ग्रिड के नाम पे पूरा छोटा कर दिया, डीडीपुरम की क्या हालत हो गई? हाँ बिल्कुल, सिर्फ जाम लग रहा है। एक रोड आपकी स्ट्रीट फूड बन गई, वहां पे लोग जाम में फंसते हैं, 2 गाड़ी अगल बगल खड़ी होगी, पार्किंग है नहीं। तो आप बताओ कि अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के एसी चैम्बर्स में बैठ के नियम बना दोगे तो जनता के हित में कैसे काम कर पाओगे? आपको काम करना है तो पहले आप जनता के बीच में जाइए, वहां के अधिकारियों को जाना चाहिए, वहां के व्यापारियों से, आसपास लोगों से बात करें, उनके आइडियाज ले, उन आइडियाज को कॉपी करके कोई काम करे तो बेहतर है। अपने कमरों बना लोगे तो वही सुनियोजित लूट में है, डाकू पहले आदमी भेजता है फिर लूट करता, वही है। तो इसको सुधारा कैसे जाए? अब ये तो सब देखिए, सरकारें तो पहले कितनी भी आई, सबका सिस्टम यही है। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, नियत और नीति की बात है। इससे पहले 2012 से 17 अखिलेश जी की सरकार रही। आप बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप मुझे मत लीजिए, खुद जाइए, आप ढूंढिए आराम से, वहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग आपको चमचमाती हुई दिखाई देगी। आप वहाँ पे पत्थर पे पढ़िएगा किसका नाम लिखा हुआ है। वो श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बनाया था महिला हॉस्पिटल, और उसमें बच्चों का भी हॉस्पिटल है, उसमें एसी लगा हुआ है, 4 मंजिला है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि अब वो इतने 9 साल में बर्बाद हो रहा है, करीब टूट फूट गया है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको कोई नई बिल्डिंग नहीं मिलेगी। क्या 9 साल में कोई काम नहीं किया? लेकिन भाजपा सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा भी तो दे दिया, आप कहीं भी अपना इलाज करा लें। 5 लाख रुपए का जो दिया है, आप उसके धरातल पे जाइए। मेरा आपसे बहुत निवेदन है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं। आप किसी हॉस्पिटल वाले अपने दोस्त से बात करिए, आयुष्मान कार्ड में 70% दवाइयाँ मान्य नहीं है, दवाइयाँ उनकी। आप वहाँ जैसे ही एडमिट होने जाएंगे, आप चाहे किसी वर्ग के हों, पहले आप जनरल में एडमिट होइए, आदमी की स्थिति खराब हो, जनरल में कैसे एडमिट होगा? फिर आईसीयू की बात आती है। तो वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का, वो सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल्स को फायदा देने का एक एजेंडा सरकार ने दे दी है पावर की, वो लूटो। और 5 लाख का इलाज जैसे ही खत्म होता है, वो सारे आप बताइए, वो डॉक्टर्स बहुत सारे नहीं, सारे मेरे तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स 5 लाख का इलाज होने का इंतजार करते हैं। जब 5 लाख पूरे होते हैं तो क्या करते हैं वो ईश्वर ही जानता है। तो मेरा मानना ये है, मेरा खुद का मानना ये है, और मुझे लगता है कि आपका और आम जनता का सबका एक मानना है कि 1 रुपए का पर्चा हो, कोई कार्ड ना हो, आपने 1 रुपए का पर्चा लिया, आप डिस्ट्रिक्ट का इतना अत्याधुनिक हो, 300 बेड हॉस्पिटल इतना अत्याधुनिक है, उसमें वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, बाईपाइप मशीन पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी ईसीजी की और बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई, और बड़ी बात ये, बारिश में वो सड़ गई, खराब हो गई। अगर वो होती 1 रुपए का पर्चा आप कोई लेके जाता और वहां एडमिट कराता फ्री में, वहां इलाज होता, डॉक्टर्स की टीम होती, आप सोचिए कितना अच्छा दृश्य होता कि आम आदमी इलाज के लिए बर्बाद नहीं होता। अभी आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, पहले ही आपको 20-30 हज़ार रुपए जमा करने पड़ेंगे, और बड़े हॉस्पिटल के तो 50 हज़ार 1 लाख कहाँ से लाएगा आम आदमी? आप जान रहे हो लोगों के रोजगार की क्या स्थिति है। मैं तो सर ये समझता था 3 चीजें जहाँ इंसान घुटने टेकता है, अब वो तीनों व्यापार बन चुकी हैं। चाहे हम बात कर लें स्कूल कॉलेजेस की, चाहे हम बात कर लें हॉस्पिटल्स की, अब कहना नहीं चाहिए मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद, ये भी आप देखते हैं हर जगह अध्यक्ष बनने की लड़ाइयाँ। नहीं बताइए, किसी कोई भगवान ना करे कोई बीमार हो किसी घर में, तो क्या मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे और चर्च पे ले जाता है, सीधे हॉस्पिटल भागता है। तो हॉस्पिटल बनाने की लड़ाई हो ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये हमारी आस्था का विषय है, धर्म आस्था का विषय है, हमारे राजनीतिक विषय नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कभी एक आपने स्कूल की बात करी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्कूल की। स्कूल को लेके मेरा स्पष्ट कहना है, हर साल ड्रेस क्यों बदली जा रही है?
हर साल किताबें क्यों बदली जा रही हैं? अगर ये सुनियोजित लूट होती है, जैसे एक तो मैंने आपको डाकू वाला बताया, अब मैं आपको चोरी का तरीका बताता हूँ। चोरी बदल बदल के कपड़े आते हैं, वो बदल बदल के कपड़े आके घूमते हैं और फिर चोरी करते हैं। ऐसे ही ये स्कूल वाले बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल चोरी कर रहे हैं। आप कोई भी पेरेंट्स से मिलिए, कॉपी बदली जा रही हैं, किताबें बदली जा रही हैं, ड्रेस बदली जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स के नाम पे लूट है। आप समझिए कि इतनी लूट है कि मैं पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके मैसेज करके कहते हैं शुक्ला जी आप इस बात को उठाइए, मगर वही मैंने कहा व्यवस्था में जब तक मैं अंदर नहीं आऊँगा तब तक मैं मुद्दे को उठा सकता हूँ, उसके लिए लड़ सकता हूँ, मगर जिस दिन मैं व्यवस्था के अंदर आ जाऊँगा उस दिन मैं व्यवस्था को ठीक कर सकता हूँ। मैंने बहुतों को देखा सर, अभी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं लेकिन जितनी है लोगों को देखा, चुनाव से पहले तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसी चुनाव हो जाता है जीत के वो सीट पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं कि पेट्रोल 80 रुपये हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सत्ता में आते ही चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसकी एश्योरेंस आप क्या देंगे? देखिए, मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक विधायक की परिस्थितियाँ ये नहीं होती कि पेट्रोल डीजल के दाम को मेंटेन कर सके, मगर उसकी ये नीयत होती है, उसकी वो नीयत होनी चाहिए, उसकी ये नीति होनी चाहिए कि अगर डेला पीर पे कोई ट्रांसफार्मर फूक गया है तो अपने घर से निकल के वहाँ खड़ा हो और ये देखे कि ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है। जब वो ठीक हो जाए उसके बाद वहाँ से जाए। अगर कोई वहाँ पे कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी जिसमें ज़्यादा लोग घायल हैं, वहाँ हॉस्पिटल में जाके खड़ा हो, जब तक उन्हें समुचित इलाज ना मिले तब तक घर ना जाए। ये जिम्मेदारी होती है। कहीं कूड़े की समस्या है, कहीं बड़ी समस्या हो रही है, वहां जाके खड़े हो। आप बताइए, बरेली में शहर कैंट में दोनों भाजपा के विधायक हैं, दोनों मिनिस्टर हैं अरुण जी। कभी आपको कहीं सामाजिक संस्था के साथ, कहीं कोई एनजीओ के साथ, या कहीं वैसे भी किसी के साथ खड़े हुए, किसी के चबूतरे पे बैठे हुए, या प्रोटोकॉल में रहते हैं? प्रोटोकॉल क्या होता है? नेता जनता का सेवक होता है और सरकारी अधिकारी जनता के नौकर, यानी कि सेवक और नौकर मिलकर मालिक को लूट रहे हैं। जो जनता है वो मालिक है, जनता जनार्दन है, वो उसे अपनी शक्तियां भूल गई है बस। लेकिन सुनेगा कैसे कोई? सुनेगा ना, सुनाना पड़ेगा आपको। आप जब बिना मांगे लगातार वोट देखते रहेंगे, 50 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शहर में, 50 साल यानी जनसंघ के समय से हैं, तो आप उन्हें बिना मांगे वोट दे रहे हो, विधायक बन जाते, उन्हें पता है कि वोट तो आपको देना ही है, तो ताकत तो आपकी वोट है ना। जब उन्हें पता है कि जनता अपने आप वोट दे देगी तो वोट नहीं मांग रहे आपसे। लेकिन इसीलिए जो महत्वपूर्ण बात है कि जनता का सेवक है नेता, सेवक बन के रहे तो ठीक है, नहीं तो उसे बदल दो। मयंक शुक्ला ना ठीक काम करे तो आप बदल दो, मौका दीजिए। अधिकारी जनता के नौकर हैं। आप बताइए, जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं वो नौकरशाह होते हैं, यानी वो नौकरों के राजा हैं, जनता के राजा थोड़ी ना है। मैं देखता हूँ एक बड़ी सी पट्टी लगा दी है उन्होंने अपने आगे, वहां पे पीछे से जनता खड़ी होकर बात करे। अरे मालिक आप हो, मगर मालिक के अधिकार तो तब जानोगे ना जब आप मालिक वाला व्यवहार करोगे। आप अपने वोट की ताकत समझो, आप परिवर्तन करो। वो कहते हैं, बहुत महापुरुष हैं, उन्होंने कहा, लोहिया जी ने कहा कि रोटी अगर एक तरफ से सेकोगे तो जल जाएगी, रोटी को पलटते रहेंगे तभी अच्छे सेकेगी। तो स्मार्ट सिटी हमारी बरेली है नहीं। क्या? ऐसा कौन सी खामियां आपको लगती हैं जो स्मार्ट सिटी? आप यहाँ के इसी जगह से आप 200 मीटर पे डेला पीर है, ठीक है, डेला पीर जाइए, स्मार्ट सिटी दिख जाएगा आपको। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गौ माता, जिसपे भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती है, गौ माता वहाँ पन्नी और कूड़ा खाती है। मैंने अपने स्तर से जो कर सकता था वहाँ हरी घास, हरी चारा डालने की कोशिश करी। आप समझिए कितने दुर्भाग्य की बात है, गाय वहाँ पे हरा चारा नहीं खा रही है क्योंकि उनकी कूड़ा और पन्नी खाने की आदत हो गई है। दुर्भाग्य है। स्मार्ट सिटी कैसे है? आप 2 रोडें चमकती हुई छोड़ दीजिए, जिस गली में घुसेंगे टूटी हुई है। आपने चौपला पुल बंद कर दिया है, महत्वपूर्ण बात है, चौपला पुल बंद कर दिया। आपने अंडरपास क्यों नहीं बनाया पहले? आप वहाँ अंडरपास बनाते, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, मगर क्योंकि आपको जनता को लूटना है, जनता को अच्छी सुविधाएं नहीं देनी है, इसलिए आप वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हो। सुभाष नगर का पुल बनना, हमने बचपन से सपना देखा था कि सुभाष नगर में पुल बनेगा, जो 4 से 5 साल पहले अखबार में भी आया कि पास हो गया प्रोजेक्ट। जब मैंने उसकी गहनता से थोड़े बहुत उसके लिए पढ़ाई करी तो मैंने समझा 250 ट्रेनें डेली उस प्लेटफॉर्म से वहाँ से निकलती हैं, उस ट्रैक से 250 मिनिमम है। ये कभी की संख्या 350 हो जाती है जिस दिन स्पेशल या मालगाड़ी में जोड़ लूँ। और तो पश्चिम बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक वो ट्रेन के रूट्स हैं। वो कहते हैं अगर हमने इसको जरा सा भी छेड़ा, क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर का जो पुल बनता है वो रेलवे खुद बनाता है, कह रहे हैं अगर हमने इसको छेड़ा तो पूरा का पूरे कई सारे डिवीजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ बनाना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले क्या वास्तविकता में वो कभी बन पाएगा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अभी आप जहाँ से गुजरते हैं वो क्या है? टनल है, पुलिया? पुलिया नहीं है वो।
वो नाला है, एक आप तरीके उसे से। पढ़िए, अंग्रेजों ने नाला बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो रोड बना दिया उस पे। लोगों ने रोड बना दिया। आप सोचिए, भाजपा 50 साल से वहां की जनता जो करीब 95% वोट भाजपा को रहती, नाले में से गुजरवा रहे हैं। ठीक है, पुल नहीं बन सकता, वो तो अंडर पास बना सकते हैं। एक और भी पुल पास हो गया, वो भी नाले के ऊपर बना रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आप नहीं बना सकते हैं फ्लाईओवर, हो सकता है टेक्निकल दिक्कत हो, मैं नहीं कहता हूं, हो सकता है, हालांकि मुझे लगता है बन सकता है, मगर अगर नहीं बन सकता है तो आप अंडरपास बनाइए, आप कुछ तो सुविधा दीजिए। उसमें इस बहाने से काम कैसे चलेगा? उसमें समस्या ये है कि पुल जब चढ़ेगा तो कौन सी जगह यूज होगी, उतरेगा तो कौन सी, रेलवे अपनी जगह क्यों देगा? ये तो सरकारी विभाग का काम है, और रेलवे के बाहर भी जमीन है, आप इसे स्टेशन के पास से उठा सकते हैं। इस स्टेशन के पास एक जगह आके रोड बहुत चौड़ी आती है, आप वहां से पुल उठाइए, आप सीधे उसे गिराइए वो खन्ना बिल्डिंग के पास। अब वो ये ना कि ऐसे जहाँ शुरुआत करेंगे तो फिर मणिनत वाले शोर में जाएंगे, उनके लिए भी बनाओ। नहीं ऐसे ही हम ही बना दो, सिटी वाले भी बनाओ ना, बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे आप? कितने सारे हर जगह बनाइए आप, जहाँ पे आबादी, एक लिमिटेड आबादी सेट करिए, जहाँ पे आबादी 1 लाख से ज्यादा है वहां आपको बनाना चाहिए। अच्छा, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम जनता को सुविधा देना है, ना कि जनता के सिर्फ टैक्स का पैसा लूटना, चाहे वो पेट्रोल के माध्यम से हो, गैस के माध्यम से हो, टैक्सेस के माध्यम से हो, जीएसटी के माध्यम से हो, सारे मामलों से कुल मिला के जनता का पैसा लेके सरकार सिर्फ सरकार के अधिकारी मौज मार रहे हैं, सरकार के नेता मौज मार रहे हैं। जो आप समझिए कि मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो नौकर और सेवक हैं वो मौज कर रहे हैं और मालिक बेचारा त्रस्त है। भ्रष्टाचार, क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? चुनावी मुद्दा ही भ्रष्टाचार होना चाहिए, बाकी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय, क्षेत्र, नस्ल, इन पे बात करने वाले नेताओं को जनता भगा दे। लेकिन सापा कहते हैं, जो पार्टी है वो 2 लोग स्पेसिफिक कहते हैं कि 2 जातियों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम मयंक शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रैलिया पार्टी का, और मुझे लगता है कि जितना मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जानता हूँ, वो मानवीय मूल्यों पे बात करने वाले, मानवीय मूल्यों पे काम करने वाले और जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने वाले व्यक्ति हैं। मैंने कई बार देखा, हमें सौभाग्य मिला उनके आसपास रहने का, बात करने का, उनके हॉल में बैठ के उनकी बातें सुने। वो एक एक आदमी के दुख दर्द को समझने का काम करते हैं, और बड़ी बात क्या है, अगर कोई बीमार आ जाए तो वहाँ के जिलाध्यक्ष को फ़ोन करते हैं, कोई ज़्यादा परेशान आदमी तो वहाँ के मंत्री को फ़ोन करते हैं, वो लोगों को सुविधा देने का काम करते हैं। तो जाति देख के नहीं करते हैं, वो किसी से नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, उन्होंने कष्ट, और उसमें उन्होंने एक बार कहा, हम लोगों से बैठे हुए थे, बोले बहुत सारे भाजपा के लोग मुझसे मदद लेने चले आते हैं, तो मैं मदद इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वो बीमार या कठिनाई में आते हैं। तो विषय ये है कि सिर्फ कह देने से कि 2 लोगों के हैं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी अपने आप में बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए नेता हैं। समस्या उनके साथ नहीं आती, समस्या आती है उनके साथ वाले लोग जो उठापटक करते हैं, समस्या उनके साथ आती है। जैसे आपने थोड़ा टाइम पहले भी देखा होगा, जब सत्ता में थे तो रामपुर में उन्होंने कह दिया था कि मैं जूते साफ करवाऊंगा, कि वो कौन कपड़े कैसे पहनता है। वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ होने लगती हैं, तो उससे लगता है कि यार नेता ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिखता है। वो समस्या बहुत बड़ी है, उसका क्या कहना चाहिए? मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भाजपा के लोग, आप भाजपा के लोगों की भाषा देखिए, भाजपा के लोगों ने महिला सम्मान की भी बात करी, महिला आरक्षण की आड़ में वो सीटें बढ़ाने का एक अभियान चला रहे थे, एक नियम ला रहे थे। उसके बाद महिलाओं को उन्होंने आगे करने का काम किया, महिलाओं के नाम पे उन्होंने राजनीति करी और अपने हमारे सांसदों के घर भेजा। वहाँ पे कई महिलाओं को पता ही नहीं था वो क्यों आई हैं। महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका है, और हमने मांग करी कि वो महिला आरक्षण अभी लागू भी हो जाना चाहिए। तो भाषा, नियत और नीति, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं। असल में सोशल मीडिया पे बड़ा कब्जा रहा है इनका। इन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना ली है, उससे अपने हिसाब से मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं। वो तो सब बना सकते हैं सर, किसी नहीं, को रोक नहीं, थोड़ी उनके क्या पास है। संसाधन है, भाजपा के पास। आप देखिए, आपको अब तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप देख सकते हो, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, हमारी पार्टी को सिर्फ शायद 25-30 करोड़ मिले। तो वहाँ आप डिफरेंस समझिए ना। अखिलेश जो होता है उसे वो एक नैरेटिव सेट करते हैं, मोदी जी अकेले सबसे लड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि मोदी जी अकेले किसी से नहीं लड़ते हैं। अखिलेश जी है, बरेली है, यूपी है, यहाँ पे आप समझिए कि दर्जनों से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, कई 50-70 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, और आसपास के 15-20 जिलों के, प्रदेशों के मुख्यमंत्री भेज देते हैं। तो अखिलेश जी सबसे लड़ रहे हैं। सामने एक वो सेना है जो देश को कम्युनलिज्म के आग में और पूंजीवाद की आग में झोंकना चाहता है। आप समझिए, पूंजीवाद को लोग, बहुत शब्द नहीं है पूंजीवाद, पूंजीवाद एक पूरी विचारधारा है। पूंजीवाद
और पूंजीवाद में एक बात समझ लीजिए, पूंजीवाद में हम और आप भी नहीं बचेंगे। मैं निचले मध्यम वर्ग से हूँ, आप मध्यम वर्ग से हैं, कोई उच्च मध्यम वर्ग से होता है। तो बरेली, मैं भी निचले मध्यम वर्ग से हूँ। 2000 रुपए की साइकिल किस्तों पे खरीदी थी मैंने एक समय में। ये तो अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में गरीब, अति गरीब, उसके निचला मध्यम वर्ग, यहाँ 7-8 कैटेगरी। जो पूंजीवाद है वो सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए है। जो उच्च मध्यम वर्ग है वो भी गलतफहमी में, क्योंकि उनको भी लाके वो निचले मध्यम वर्ग पे ले आके छोड़ेंगे। तो पूंजीवाद बड़ी बात है। कम्युनलिज्म, जिस दुनिया में जिस देश ने कम्युनलिज्म किया है, आप तमाम देशों की हालत देख लीजिए, वो बर्बाद हो गए। और जिस देश ने टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया, शिक्षा पे बात करनी शुरू करी, आप देखिए चाइना हमारे पड़ोस में है, आज अमेरिका चाइना दोस्त हो गए। आप बताइए विदेश नीति हमारी कहाँ रह गई? हमारा पारंपरिक दोस्त था रशिया, हमने उससे दोस्ती छोड़ रखी है। अमेरिका कहता है तेल लो तो लेंगे, नहीं लो तो नहीं लेंगे। चाइना से हमारी जो पड़ोस का मुल्क है उससे दुश्मनी है। ट्रम्प जी वहां जाके नमस्ते कर रहे हैं। पहले मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, अब वो मोदी जी को कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तब इनका कैरियर खत्म कर दूं। बोले मुझे दया आ रही तो मैं छोड़ो। हम क्या दया पे? भारत देश, जिसे मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि भारत अपने आप में शक्ति है और हम लोगों के नियम बदलने की ताकत रखते हैं, तो अब बदले? अब नहीं बदल पा रहे, अब ऐसे नहीं कर रहे हूँ। अब वो आज मैं देख रहा था कि वो चॉकलेट लेके पहुंच गए, चॉकलेट चला रहे हैं। आप बताइए, आप खुद कह रहे हैं विदेश मत जाओ और खुद विदेश घूम रहे हैं। अच्छा, विदेश घूम के या तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ नया कर लेते। आप कहते कि जो नैनो चिप्स बनेंगी वो अब इंडिया में बनेंगी। मेक इन इंडिया के नाम कोई काम नहीं चल रहा है। मेक इन इंडिया के नाम पे आप समझिए लाखों करोड़ों लोग, स्किल इंडिया के नाम पे, मेक इन इंडिया के नाम पे सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। कहीं का आपको कोई स्किल डेवलपमेंट जो हो रहा है उस पर कहीं काम नहीं हो। और सुनिए, जो लोन हो रहे हैं, खिलौने की इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी डेवलप हो रही है। और एक गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में डेवलप करी गई है, वो भी डायमंड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री। बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे बहुत पूरी सरकार खिलौना बनी हुई है अमेरिका की। आप बताइए, अमेरिका ये तय करेगा कि हम रशिया से तेल लेंगे। रशिया और ईरान से हम रुपए में तेल लेते थे, डॉलर में नहीं लेते थे। अगर आप जब रुपया से लोगे तो रुपया मजबूत होगा ना। आपको रुपया मजबूत करना, आप 96.20 हो गया डॉलर। जब 46 था तो आप रोना रोते थे, कहते थे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है जब डॉलर गिरता है। अब क्या हो गया? महत्वपूर्ण बात यह है कि एक भ्रम जाल है, उस भ्रम जाल में सब फंसे हुए हैं, उस भ्रम जाल से निकालना है और जनता को, आम आदमी को, जनता जनार्दन को इस तरफ ले जाना है कि वो ये कहे कि हमें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा। मुफ्त का नाम बुरा नहीं है, मगर ये हमारी मूलभूत 80 करोड़ लोगों को राशन देना मुफ्त, अच्छी बात अलग हो सकती है कि वो अच्छा मान रहे हो। मैं मानता हूँ 80 करोड़ लोग स्किल्ड होकर अपना काम करें, व्यापार करें, पैसा कमाएं और अच्छा खाना खाएं। क्यों वो राशन पे डेवलप रखना? ये तो सर हर सरकार का है। उड़ीसा में सरकार 15 साल सिर्फ चावल देने पे चलती रही। वो तो हमारे देश में डालती जा रही है कि फ्री का मिलना चाहिए, फ्री वाइज रहनी। फ्री क्या होना चाहिए? मेरा अपना मानना है, देखिए मुझे नहीं पता राजनीति की बहुत सारी बातें, मैं हो सकता है राजनीति के कुछ मामलों कमजोर हूँ। मेरा मानना है कि फ्री मिलना चाहिए हम लोग को शिक्षा, फ्री मिले चिकित्सा और फ्री में हमें मिले इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम लोग अपने लोग, जैसे आप पता ही चाइना में 100-100, 150-150 गोल्ड मेडल आते हैं, हमारे वहाँ एक गोल्ड मेडल आया तो हम इतनी बड़ी खुशी मना लेते। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को सही समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें जो भी खेल होते हैं वो ज्यादातर उनका डेवलपमेंट 6 से लेके 12 साल तक हो जाता है। आईपीएल में हम बहुत आगे। आईपीएल में तो बात में क्या बोलूं, बहुत सारी बातें विवादित हो जाती हैं। आप बताइए, आईपीएल के माध्यम से सिर्फ सट्टे को ही तो प्रमोट कर रहे हैं। पूरी सरकार सट्टे को प्रमोट करिए, सट्टे के ऐप्स को प्रमोट किया। आप बताओ ना, सरकार क्या चाह रही है? सरकार जनता को सिर्फ बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहती है। वो चाहती है कि हम लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लगे रहें, हम सिर्फ इस बात पे रहे कि हम लड़ते रहें, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। अच्छा, कोई बात नहीं थी, यूजीसी ले आए, सबको लड़ा दिया। मैं ब्राह्मण समाज से हूं, मैंने अपने समाज के लोगों को कहा कि भाई भाजपा का विरोध करिए ना, आप इस बात पे भाजपा लाई ना, आप भाजपा का खुल के विरोध कीजिए। और भाजपा जिस बॉल पे जाती है उस बॉल पे कई लोग बल्ला लगा देते हैं। भाजपा की हर बॉल पे बल्ला नहीं लगाना है, कुछ बॉलें राहुल द्रविड़ की तरह छोड़ देनी है और इत्मीनान से बैठना है, सही बॉल पे उनके छक्का मारना है। चलिए 5 मुद्दे फटाफट बताइए कि आपके चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता तो 5 मुद्दे आपके क्या क्या होंगे? सबसे पहले मैं यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल डेवलप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, धरना देना भी पड़े, तो एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ डेवलप करना है जिससे आम आदमी को मुफ्त इलाज मिल पाए। दूसरा, यहाँ पे मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन लाना चाहता हूँ जिससे यहाँ के
जो बच्चे हैं उनको स्किल्ड हो पाएँ, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय एक नया बनाए, क्योंकि रोहिलखंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, उससे और बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। कोई स्किल डेवलपमेंट को लेके बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ आना चाहिए, IIT IIM टाइप का, उस पर लेके काम करना है। मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए, हर हालत में चाहिए मुझे। और यहाँ पे ताकि बड़ा, क्योंकि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोगों के, बरेली के लोग वहाँ पे हॉस्टल्स हैं और सब सुविधाएं मिलके एक अच्छा स्पोर्ट्स में बरेली का नाम ऊंचा होगा। इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी सांसें, हम सांस लेते हैं तो सांस के लिए हमें यहाँ अच्छी ऑक्सीजन मिले, इसके लिए अच्छे पेड़ लगे और उन पेड़ों का रखरखाव और वो धरातल पे लगे। एक एक पेड़ के लिए एक एक परिवार को जिम्मेदार करके उन पेड़ों को ग्रो करेंगे, उस पे काम करेंगे ताकि हमारा बरेली हरा भरा हो पाए, हमारा AQI 100 से नीचे रहे। इसके बाद चौथा जो है, जो रोडों का जो जाल है उसको ठीक करना है। यहाँ रोडें अच्छी करनी है, रोडों के साथ नालियाँ अच्छी हो, क्योंकि जब पानी बहता है तभी रोडें टूट जाती हैं। तो रोड अच्छी हो, रोडों के बगल में जो नाली है वो अच्छी चले, और साथ साथ वहाँ पे पार्किंग और जो ट्रैफिक है उसको लेके बेहतर काम करना है, चाहे उसके लिए एक नए सिरे से प्लानिंग बनानी पड़े। ठीक है, आपने इंडस्ट्री को लेकर कोई बात नहीं करी। अब 5 ही गए थे आपने, मैं छठा तो वही था मेरा, क्योंकि मैं शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी, इंडस्ट्रीज को लेके मेरा एक, मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो बताया था कि जो रबड़ फैक्ट्री है, रबड़ फैक्ट्री को लेके प्लान है, 1380 एकड़ है, 2 पार्ट में, बीच में रोड है। जो राइट हैंड वाला पार्ट है उसमें हम लोग देश का टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल पार्क और उसमें हम IT पार्क, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं ताकि पूरे देश का आदमी यहाँ नौकरी करने आए। जब देश का आदमी नौकरी करने आएगा तो यहाँ पूंजी आएगी, यहाँ सर्कुलेशन होगा, पूरा बरेली डेवलप होगा, हॉस्टल्स बनेंगे, होटल बनेंगे, सब कुछ बनेगा। इसके अलावा जो दूसरी तरफ है, वहाँ एक आपको बता दूं मैं, वहाँ पे रबड़ फैक्ट्री का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे हम डेवलप करके इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम बना सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे IIM, एम्स जैसी संस्था भी आ सकती है, IIM जैसी शिक्षा संस्था भी आ सकती है। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं दुनिया, इंडिया ट्रैवल पूरी करता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ। मुझे कभी कभी बड़ा बुरा लगता है बरेली को देखते हुए। बरेली से 50-60 किलोमीटर दूर सितारगंज जो सिडकुल बन गया, 50-60 किलोमीटर रुद्रपुर जो सिडकुल बन गया, जहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बड़ी लेवल पे आ गई, जबकि हम बरेली लखनऊ से 250 किलोमीटर, दिल्ली से 250 किलोमीटर, और एक एनवायरमेंटल, हम इतने अच्छे एनवायरमेंट में हैं, उसके बावजूद हम बरेली को इंडस्ट्रियल हब नहीं बना पाए। बरेली भौगोलिक स्थिति से ऐसा है कि राजीव गांधी जी ने अपने समय में इसको मेट्रो सिटी का दर्जा दिया था, मगर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नीयत और नीति की। आपके इस सवाल से ही सारे जवाब आ गए कि जनता क्यों ऐसे नेताओं को लगातार चुन रही है, ऐसे क्यों शहर से और कैंट से विधायक बना रही है, ऐसे सांसद क्यों बरेली से चुन रही है लगातार, जो इन चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? आपने खुद बताया कि 50-50 किलोमीटर दूर इतना कुछ हो गया। बरेली भौगोलिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, हम 250 किलोमीटर लखनऊ और 250 किलोमीटर दिल्ली है, यानी हम बिल्कुल सेंटर प्लेस में हैं। तो हमें ग्रो करने का सबसे अच्छा मौका था, मगर हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे नेता इस पे इनिशिएटिव नहीं लेते। जब वो क्रिटिकल केयर सेंटर जो आया बरेली, उसको जगह नहीं दिला पाए, तो इनकी नीयत और नीति स्पष्ट हो जाती है। इनको कोई मतलब नहीं है जनता की खुशहाली से, जनता के स्वास्थ्य से, जनता की शिक्षा से। तो जब ऐसे नेताओं को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं शहर से चुनाव लड़के विधायक बन के इन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। और मैं वचन देता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो करूँगा, वादा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं वो करूँगा कि बरेली के इतिहास में नाम लिखा जाए। चाहे इसे करते करते मेरे एक बड़ा सिंडिकेट जो है नेगेटिव वाला, वो मेरे विरोध में आए, फिर चाहे मैं कभी कुछ ना बन पाऊँ, मगर मैं 5 साल में वो कर दूंगा कि बरेली बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएगा। तो मतलब आपको लगता है इस बार जो सांसद आपके नीरज मौर्य जी हैं उस एरिया में, सांसदीय क्षेत्र में, इस बार वो ये जो आप बोल रहे हैं ऐसी लगभग डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे होंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे उन्होंने सांसद, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, उसके बावजूद उन्होंने इसको फैक्ट्री को लेके तमाम बात की है। वहाँ पे हम लोगों ने जो रेलवे स्टेशन है फरीदपुर में, उसको लेके एक वो बन गया था, फ्लाईओवर गलत बन गया था, उसका गलत नक्शा पास हो गया, तो उसे हमने ठीक करा के ब्रॉड कराने का काम किया, उसे बड़ा कराने का काम किया। इसके अलावा भी हमने जो भी वहाँ पे जो समस्याएं आती हैं उन पे काम कर रहे हैं। हम टोल पे काम कर रहे हैं, वहाँ टोल बन गया है आंवला क्षेत्र में गलत, उसको शिफ्ट करके शाहजहांपुर तक ले जाने की तैयारी चल रही, क्योंकि गलत बन गया है। तो सांसद नीरज मौर्य जी अपने स्तर से सारे काम कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर जो बरेली चला गया, उसकी भी चिंता उन्होंने ही करी, उन्होंने ही सवाल लगाया, और उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री को ये मांग करी कि बरेली वापस आ जाए। तो हमारे नेता, हमारे श्री अखिलेश यादव जी, हमारे सांसद नीरज मौर्य जी या मयंक शुक्ला, सब लोग इसी बात में हैं कि हम बेहतर शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम कर पाएं, और हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि हमारे बरेली के लोग खुशहाल रहें। ओके, तो हमने मयंक शुक्ला जी से बहुत सारी चर्चाएं करी, लगभग हर पॉइंट पे चर्चा करी,
और हमने ये दोनों चर्चा जितनी भी करी है निष्पक्ष रूप से करी हैं, हमें किसी भी चीज़ से नहीं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है बरेली का विकास, कि बरेली का विकास कैसे हो, किस चीज़ के पॉइंट हैं। तो हमने उस विषय पर सबकी चर्चा की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और फिर भी अगर मयंक जी से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है जो बरेली में समस्या है, जो सबके बीच में पहुंचनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने मैसेज को, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सही जगह पहुंचाने की और आपका वो सॉल्यूशन निकलवाने की। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।